मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। अभिक्रियाओं का संघटित सिद्धांत क्या कहता है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, क्रियाकारक किससे बदलता है? उत्पाद में। तो क्रियाकारक को उत्पाद बदलने के लिए क्रियाकारी अणुओं के मध्य टक्कर होना आवश्यक है। अर्थात क्रियाकारी अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, हम कहते हैं स्पीसीज, क्रियाकारी स्पीसीज। तो रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए रिएक्टेंट के बीच में कोलिजन इज नेसेसरी, कोलिजन मस्ट होना चाहिए। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए क्रियाकारी प्रजातियों के मध्य टक्कर होना आवश्यक है। क्या चीज होना जरूरी है? टक्कर इज शुड बी नेसेसरी। जब टक्कर होगी तभी रिएक्टेंट किससे बदलेगा? प्रोडक्ट में। और वो टक्कर भी कैसी होनी चाहिए? इफेक्टिव होनी चाहिए, अनइफेक्टिव नहीं। इफेक्टिव कोलिजन से मतलब है कि क्रियाकारी अणु टकराएं और टकराने के बाद वापस किस में बदल जाए? उत्पाद में। ऐसा नहीं टकरा के वापस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में ही कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। इफेक्टिव कोलिजन होनी चाहिए जिससे क्रियाकारक से उत्पाद आसानी से प्राप्त हो जाए, ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, टक्कर के कारण होता क्या बेटा? टक्कर में होता क्या है? टक्कर के फलस्वरूप क्या होता है? जो क्रियाकारी अणु होते हैं उनके मध्य बंध टूटते हैं, फिर पुनर्व्यवस्था होती है, रीअरेंजमेंट होता है उनमें, और उत्पाद के मध्य नया बंध बनता है, ठीक है। तो क्रियाकारी टक्कर के फलस्वरूप क्रियाकारी प्रजातियों में पुराने बंध टूटते हैं तो नई प्रकार की पुनर्व्यवस्था से नए बंध का क्या होता है? निर्माण उत्पाद में होता है, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग, रीअरेंजमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, ठीक है। ये प्रोसेस रहता है। क्रियाकारी अणुओं को उत्पाद बदलने के लिए टक्कर आवश्यक है, ये पहले बता दिया। अतः अभिक्रिया का वेग टकराने वाले क्रियाकारी अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है? टकराने वाले क्रियाकारी अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। टकराने वाले क्रियाकारी अणुओं की संख्या, क्रियाकारी अणुओं की टक्कर की संख्या पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा क्रियाकारी अणुओं के मध्य टक्कर होगी उतना ही अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा बेटा जी? ज्यादा होगा, ठीक है। संकीर्ण ऊर्जा के बराबर। अब कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? जो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है या एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा एनर्जी होती है, वही क्रियाकारक किस में बदलते हैं? उत्पाद बदलते हैं। तो संकीर्ण ऊर्जा के बराबर या अधिक ऊर्जा रखने वाले क्रियाकारक किस बदलते हैं? उत्पाद बदलते हैं, ठीक है। ये सिद्धांत किस पे आधारित है? ये सिद्धांत गैसों के अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर आधारित है। गैसों का अणुगति सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। ये सिद्धांत ये कहता है कोई भी क्रियाकारी अणु जो होते हैं उन्हें कठोर गोले के रूप में माना जाता है, हार्ड स्फीयर के रूप में माना जाता है, स्फीयर गोले के रूप में माना जाता है, ठीक है। और इस सिद्धांत में क्या कहता है कि सबसे पहले मतलब सबका निष्कर्ष क्या कहता है ये कि क्रियाकारी अणु के मध्य टक्कर होनी चाहिए। जब टक्कर होगी तभी क्रियाकारी अणु क्या होगा? टकराएगा। टकराने के बाद क्या बनाएगा? किस में बदलेगा? सक्रिय मॉलिक्यूल में बदलेगा, एक्टिव मॉलिक्यूल, सक्रिय अणु, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव मॉलिक्यूल। अब जो भी टकराते हैं वो टकराने का अभिविन्यास क्या है? अरेंजमेंट क्या है? ओरिएंटेशन क्या है उनका? जैसे दिस इज अबाउट अभिविन्यास से क्या मतलब है? जैसे आपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया ए, आपने इसको माना ऐसे ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए है और एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बी ये है। आपने एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ऐसे लिखा ए प्लस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बी ऐसे लिखा, ठीक है। आपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक आपने ऐसे लिखा ए प्लस आपने एक ऐसे लिखा बी। तो कहां टक्कर इजीली पॉसिबल होगी? इफेक्टिव कोलिजन। अभिविन्यास, ओरिएंटेशन कैसे रखा है? ऐसे ऐसे, ये एक ऐसे, ये एक ऐसे। तो जहां ए और बी दिस इज टक्कर होगी आसानी से, इफेक्टिव अभिविन्यास पर डिपेंड करता है। यहां पर टक्कर होगी, यहां पर कोलिजन नहीं होगा। तो कोलिजन डिपेंड किस पर करता है? विन्यास पे, कि आपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कैसे रखा है, उनके ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है कि विन्यास जैसे डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन इजीली आसानी से होगा, जैसे यहां पर टक्कर हो सकती है, यहां पर टक्कर हो सकती है, यहां पर टक्कर संभव नहीं है। तो ये सारे पॉइंट जो है कि काइनेटिक कोलिजन थ्योरी के थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, सैद्धांतिक पॉइंट है। अब इसके आधार पर आपको इसका गणितीय समीकरण भी व्युत्पन्न करना है। देखिएगा कैसे व्युत्पन्न करते हैं।
देखिए माना कि निम्न दो क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर संपन्न हो रही हो। जैसे A प्लस ए समान क्रियाकारी अणु है, A प्लस ए समान क्रियाकारी अणु, इनको बोलते हैं द्विअणुक बायमोलिकुलर रिएक्शंस हो रही है, टक्कर के लिए दो का होना आवश्यक है, बायमोलिकुलर रिएक्शंस। A प्लस ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, रेट कांस्टेंट के। इसी प्रकार का दोनों डिफरेंस हो तो A प्लस बी चेंज इनटू प्रोडक्ट, ठीक है बेटा जी, ये आपने देखा। अब आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शंस, अभिक्रिया का वेग समानुपाती किसके होगा, यहां पर इनके, यहां पर किसके समानुपाती होगा, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो अभिक्रिया का वेग इसको हटाएंगे तो के, ठीक है बेटा जी, यहां पर भी हटाएंगे तो क्या आएगा, के को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं, के को बोलते हैं वेग नियतांक, के को क्या बोला जाता है, वेग नियतांक, वेग नियतांक, रेट कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। यदि इफ concentration of A and concentration of B is 1 mole per liter, यदि आपने कंसेंट्रेशन ए और बी का मान आपने क्या मान लिया बेटा जी, 1 मोल पर लीटर मान लिया, मतलब ए और बी का जो मान है आपने क्या मान लिया, 1 मोल पर लीटर मान लिया। तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा इक्वेशंस में, आर ओ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये इस पर डिपेंड करेगा। देखिएगा ये हमने निकाला टक्कर सिद्धांत के अनुसार, टक्कर सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया का वेग, टक्कर सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावी टक्करों की संख्या या अंश के समानुपाती होता है। तो भाई टक्करों की संख्या अंश जिससे डिपेंड करते हैं के से, क्यू, क्यू किसे करते हैं, क्यू से, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, ठीक है बेटा जी। इस क्यू को क्या कहा जाता है, क्यू, इस क्यू को कहते हैं सक्रिय अणुओं की संख्या, सक्रिय अणुओं की संख्या डिवाइड बाय कुल क्रियाकारी अणुओं की संख्या का अनुपात कहलाता है प्रभावी टक्करों की संख्या अंश। इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, आर ओ आर इज इक्वल टू जेड। जेड को क्या कहा जाता है, जेड को कहा जाता है कोलिजन नंबर, संघट्य संख्या या कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जेड को क्या कहा जाता है, कोलिजन्स नंबर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये क्या होती है, प्रति सेकंड प्रति लीटर टकराने वाले, प्रति सेकंड प्रति लीटर टकराने वाले क्रियाकारी अणु की संख्या, क्रियाकारी अणु।
प्रति सेकंड प्रति लीटर टकराने वाले क्रियाकारी अणु। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया K इज इक्वल टू ZQ। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण संख्या 1 व 2 से देखिएगा, समीकरण संख्या 1 को 2 में लेफ्ट हैंड पार्ट बराबर है तो राइट पार्ट भी बराबर होगा, तो K बराबर क्या आ जाएगा बेटा जी, ZQ आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 3। समीकरण संख्या 3। अब आप लोगों को Z का मान पता लगाना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z। तो देखिएगा Z का मान कहां से निकालते हैं, Z, और हमें Q की वैल्यू सबकी निकालनी है ना, Z की वैल्यू निकालनी है, Q की मान देखिएगा आगे। वोल्ट्स मान के अनुसार, वोल्ट्स मान के अनुसार, वोल्ट्स मान के अनुसार जो Q होता है वो हमने क्या बताया, सक्रिय अणुओं की संख्या, सक्रिय अणुओं की संख्या डिवाइड बाय कुल क्रियाकारी अणु, कुल क्रियाकारी अणु, इनका जो मान होता है बराबर होता है E माइनस EA अपॉन RT। इक्वेशन नंबर 4। तो समीकरण 3 व 4 से क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या होगा, K बराबर Z E माइनस E अपॉन RT। K बराबर Z E माइनस E अपॉन RT, ये क्या होगा, कोलिजन थ्योरी का थ्योरेटिकल इक्वेशंस है। दिस इज द कोलिजन इक्वेशंस, सैद्धांतिक समीकरण, संघट्य सिद्धांत का समीकरण, सैद्धांतिक, दिस इज द इक्वेशंस। ठीक है, K बराबर क्या होगा, Z माइनस EA अपॉन RT। और देखिएगा हमने पढ़ा K बराबर Z E माइनस E अपॉन RT। यदि अभिक्रिया में टक्कर दो भिन्न भिन्न क्रियाकारी अणु A तथा B के मध्य संपन्न हो रही हो तो अभी क्या टक्कर दो भिन्न क्रियाकारी अणु A तथा B के मध्य संपन्न हो रही हो, दैट इज, इसकी बात करें A प्लस B चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो इस कंडीशन में ये फॉर्मूला से रहेगा K बराबर Z A B E माइनस E अपॉन RT। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट डाल दिया। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो मान होता है वो देखिएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, Z A B, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है D स्क्वायर AB N A N B 8 पाई KT अपॉन म्यू। इसका मान होता है 8 पाई KT अपॉन म्यू। व्हाट द मीन्स ऑफ दिस, D स्क्वायर PB इसको बोलते हैं एवरेज कोलिजन डायमीटर, एवरेज कोलिजन डायमीटर, संघट्य व्यास बोलते हैं इसको, एवरेज कोलिजन डायमीटर्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एवरेज कोलिजन डायमीटर। इसकी जो वैल्यू होती है वो RA प्लस RB अपॉन 2 एंड नंबर ऑफ molecules of a reactant, number of molecules of a reactants and B number of molecules of
बी रिएक्टेंट, ठीक है। म्यू इसको बोलते हैं रिड्यूस मास, इसको क्या बोलते हैं बेटा जी, रिड्यूस मास बोला जाता है, समानित द्रव्यमान बोला जाता है, जिसकी वैल्यू अगर हम माने तो ये होता है एम ए अपॉन एम बी अपॉन एम ए प्लस, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 2 समीकरण संख्या 1 व 2 से, ठीक है बेटा जी, के बराबर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर ए बी एन ए एन बी 8 बाई के टी अपॉन म्यू, बाकी का ऐसे ऐसे लिखिएगा ई माइनस ए अपॉन आर टी। ये के क्या होता है, इस के को क्या बोलते हैं बेटा जी, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। के को क्या बोला जाता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट बोला जाता है। जब समान डिफरेंट क्रियाकारी अणुओं के मध्य होती है तो उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। परंतु यदि अभिक्रिया में टक्कर दो समान क्रियाकारी अणुओं के मध्य हो, यदि अभिक्रिया में टक्कर दो समान क्रियाकारी अणुओं के मध्य हो, दो समान क्रियाकारी अणु ए, दो समान क्रियाकारी अणुओं के मध्य संपन्न हो रही हो, तो देखिएगा दो समान क्रियाकारी अणुओं के मध्य संपन्न हो रही हो तो क्या आएगा फॉर्मूला, के बराबर जेड ए ई माइनस ई अपॉन आर टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा, तथा जेड ए अपॉन आर टी का मान होता है 1/2 बी स्क्वायर एन स्क्वायर 8 पाई के टी अपॉन एम, ठीक है। इसको रीअरेंज कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, समीकरण संख्या 1 व 2 से, तो के बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी 1/2 डी स्क्वायर एन स्क्वायर 8 पाई के टी अपॉन एम ई माइनस ई अपॉन आर टी। ये जो है ये संघटित सिद्धांत का गणितीय रूप है, संघटित सिद्धांत का गणितीय रूप। देखिएगा बेटा, उसी क्रम में संशोधित आपने पढ़ा संघटित सिद्धांत, ये संघटित सिद्धांत में कुछ कमियां रहेगी, इसको सुधारने के लिए सिद्धांत देगा संशोधित संघटित सिद्धांत। देखो संशोधित संघटित सिद्धांत पढ़ने से पहले टक्कर सिद्धांत ने बताया था अभिक्रिया के वेग टकराने वाले क्रियाकारी अणुओं की संख्या के आधार पर ज्ञात किया जाता है ना, जितने क्रियाकारी अणु टकराएंगे उसके आधार पर अभिक्रिया वेग ज्ञात किया जा सकता है। तथा टक्कर सिद्धांत में जो प्रायोगिक मान तथा सैद्धांतिक मान में भिन्नता आई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, जो बड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए प्रायोगिक मान तथा सैद्धांतिक मानों में अभिक्रिया के वेग में भिन्नता आई, डिफरेंस आया, ठीक है। इस डिफरेंस, इन दो कमियों के कारण इस सिद्धांत में कुछ संशोधन किया गया, कुछ सुधार किया गया। टक्कर सिद्धांत में कुछ सुधार किया गया, ये माना गया, पहला ये माना गया कि जो क्रियाकारी अणु होते हैं, इन क्रियाकारी अणुओं में की ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा या स्थानांतरित ऊर्जा मानी गई, सक्रिय ऊर्जा तो क्या मानेगी, स्थानांतरित ऊर्जा मानी गई। लेकिन ये तभी संभव है जब क्रियाकारी अणु कैसे बिहेव करे, हार्ड स्फीयर, कठोर गोले की तरह बिहेव करे, परंतु कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये संभव नहीं है। जो बड़ी जटिल अभिक्रियाएं होती है उनमें क्रियाकारी अणुओं को हार्ड स्फीयर की तरह नहीं माना जाता। अतः स्थानांतरण ऊर्जा के साथ साथ उसमें कुछ और ऊर्जा भी होती है, जिसे क्या कहते हैं, कंपन व घूर्णन ऊर्जा भी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, कंपन और घूर्णन ऊर्जा भी मानी जाती है जटिल रिएक्शन के लिए, संशोधित किया गया। दूसरा कि क्रियाकारी अणु जो होते हैं उनके मध्य एक अभिविन्यास प्रॉपर होना चाहिए, निश्चित अभिविन्यास होना चाहिए, जिससे क्रियाकारी अणु टकरा कर उत्पाद में बदल जाए। अतः उपरोक्त संशोधन के आधार पर एक नया समीकरण दिया गया, उसको बोलते हैं K = ρ ZE - E अपॉन RT। ये रो क्या कहलाता है, ये रो कहलाता है स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर जो किस पे डिपेंड करता है, इस डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ज्यामिति पे डिपेंड करता है, क्रियाकारी अणु की ज्यामिति पर निर्भर करता है।
तो k इज इक्वल टू रो जेड ई माइनस ई अपॉन आर टी, स्केलिंग फैक्टर एज वेल एज प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं इसको, इज कोलिजन नंबर। तो ये संशोधित संघट्य सिद्धांत का समीकरण है। थैंक यू।